सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल और अब आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 के हम लोग पहले चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। वी आर नाउ इन पार्ट नंबर 3। इफ यू हैव नॉट व्यूड फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट तो आप प्लीज पहले उसको देखिए, तो ही फिर चैप्टर में कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। जो नोट्स है इस पार्ट में जो दिखाए जाने वाले स्लाइड्स है वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। The name of the channel is Telegram channel is Ashwin's Commerce World. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहो तो लिंक से भी जा सकते हो। इफ द लिंक डज नॉट वर्क्स फॉर एनी रीजन तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। आपको मेरा चैनल वहां पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 1300 सब्सक्राइबर्स है और वही चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिक्स समझ में तो सबको आता है, लेकिन लिखना क्या है वो मेजर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर टैकलिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे आप चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केड्यूल्स। ठीक है, स्केड्यूल बोल लो या शेड्यूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात बराबर है। नाउ स्केड्यूल मतलब क्या होता है? देखो, जब आपको प्राइस दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, और आपको बताया जा रहा है कि 10 रुपीज पे 100 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे। जब दाम थोड़ा सा बढ़ गया तो डिमांड थोड़ा सा घट गया, और जब दाम और बढ़ गया तो डिमांड और ज्यादा घट गया। ठीक है, तो जब आपको ये डिटेल टेबल फॉर्म में दिया जा रहा है, कौन सा डिटेल? डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, आप देखो जो बगल में टेबल मैंने अभी फिलअप किया उसमें क्या बताया आपको? अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे, डिफरेंट क्वांटिटीज दैट विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। अगर ये डिटेल आई एम गिविंग टू यू इन अ टेबल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, तो इसको बोलते हैं स्केड्यूल। ठीक है, और ये एक कंज्यूमर के लिए है, इसीलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। बट अगर सेम चीज मान लो 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, कस्टमर एक ने डिमांड किया था 100, 80 एंड 50। अब यहाँ पे एक और कंज्यूमर है, ठीक है, नॉट जस्ट वन कंज्यूमर, देर आर मोर कंज्यूमर। तो हम लोग अपने एग्जांपल को शॉर्ट रखने के लिए दो ही कंज्यूमर मान रहे हैं। सपोज देर आर ओनली टू कंज्यूमर इन द मार्केट, सिर्फ ए है और बी है। ठीक है, देर आर ओनली टू कंज्यूमर इन द मार्केट। तो दूसरा वाला जो कंज्यूमर है उसने लेट्स से 60 यूनिट्स डिमांड किया था पहले। दाम बढ़ा तो उसने कम डिमांड किया, और दाम बढ़ा तो उसने और कम डिमांड किया। तो अब क्या है, दोनों का डिमांड मिला करके इन मार्केट डिमांड निकलेगा। मार्केट डिमांड कैसे आता है? इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके मार्केट डिमांड आता है। तो 10 रुपए पे पूरे मार्केट में कितना डिमांड होगा? पूरे मार्केट में 160 यूनिट्स का डिमांड होगा। 20 रुपए में पूरे मार्केट में कितना डिमांड होगा? ऐड करके 130 यूनिट्स का डिमांड होगा। 30 रुपीज पे पूरे मार्केट में कितना डिमांड होगा? दोनों को ऐड करके 90 यूनिट्स का डिमांड होगा। सो आपको मैंने अभी दो टेबल फिल करके दिखाया। सिंस इट इज अ टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, तो इस टेबल को हम लोग बोलते हैं स्केड्यूल। अगर ये एक कंज्यूमर का डिटेल देता है, जैसे ऊपर वाला टेबल दे रहा है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। अगर वो पूरे मार्केट का डिटेल देता है, सारे कंज्यूमर का कलेक्टिव डिटेल देता है, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, जो कि हमने आपको नीचे में यहाँ करके दिखाया। ओके, अगर सेम डिटेल इफ आई गिव इट टू यू इन अ ग्राफिकल फॉर्म, सेम डिटेल, ठीक है, सेम डिटेल, जैसे 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पे कितना डिमांड हो रहा है? 100 यूनिट्स। तो 10 रुपए पे 100 यूनिट्स, मतलब आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, फिर 20 रुपए पे कितना डिमांड हो रहा है? तो 20 रुपए पे डिमांड हो रहा है 80 यूनिट्स। तो 80 यूनिट्स, 20 रुपए पे 80 यूनिट्स, यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर। ठीक है, एंड 30 रुपए पे कितना डिमांड हो रहा है? तो 30 रुपए पे डिमांड हो रहा है 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स यहाँ पे, 30 रुपीज पे 50 यूनिट्स, तो यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर, राइट? एंड व्हेन यू जॉइन ऑल ऑफ देम, आपको एक डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो देखो, मैंने डिटेल आपको सेम दिया, जो टेबल फॉर्म में दिया था वही डिटेल मैंने आपको ग्राफ फॉर्म में बना के दिखाया। बट टेबल बना के अगर हम लोग डिटेल दे रहे हैं तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। ग्राफ बना के अगर हम लोग डिटेल दे रहे हैं तो उसको कर्व बोलते हैं। एक कंज्यूमर के लिए अगर बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, अगर सारे कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं तो फिर वो मार्केट डिमांड है। ठीक है, अभी जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 30 रुपीज, मार्केट में कितना डिमांड हो रहा है? 10 रुपए पे 160। मार्केट में कितना डिमांड हो रहा है 10 रुपए पे? 160। तो आपको यहाँ एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। 20 रुपीज पे कितना डिमांड हो रहा है मार्केट में? 130।
130, 20 रुपीज पे डिमांड हो रहे हैं 130, सो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एंड 30 रुपीज पे पूरा मार्केट कितना डिमांड कर रहा है 90 यूनिट्स, सो 90 यूनिट्स यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर एक डिमांड कर्व मिल जाएगा, ये पूरा मार्केट का डिमांड कर्व है। ठीक है, सो जब हम सेम डिटेल आपको टेबल में देते हैं, इट्स अ शेड्यूल, जब हम आपको सेम डिटेल कर्व बना के देते हैं, ग्राफ बना के देते हैं, तो इट इज अ कर्व। ठीक है, यहाँ पे आप बस एक एमसीक्यू के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या ट्रू फॉल्स के लिए ये वाला पॉइंट थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलना। इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक लाइन में है। ठीक है, जैसे मार्केट का ये 160 कैसे आया, हाउ डिड वी गेट दिस 160, हमने 100 और 60 को ऐड किया, हॉरिजॉन्टली वी आर एडिंग 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। ठीक है, 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 130, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो हाउ आर वी एडिंग, हाउ आर वी समिंग इट अप, हॉरिजॉन्टली। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये बात हुई ग्राफ की। अब हम लोग मूवमेंट एंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है। तो ये हम आपको यहां से समझाते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये एक प्राइस है, कुछ भी प्राइस मान लो। आप एग्जाम में नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, आपको पी लिखना पड़ेगा, बट अभी समझाने के लिए आई एम यूजिंग अ नंबर। ठीक है, जैसे 30 रुपीज, आप एग्जाम में 30 नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में पी लिख कर आओगे, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम यूजिंग नंबर्स राइट नाउ। सो ये प्राइस है और मान लेते हैं कि ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज 100 यूनिट्स। ठीक है, आप एग्जाम में नंबर्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप क्यू लिख कर आएंगे। ठीक है, ओके। अब जहां पे कोऑर्डिनेट हुआ उसको आप ए बोल दो। नाउ अब क्या होता है, मूवमेंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग मूवमेंट समझ रहे हैं, मूवमेंट। तो मूवमेंट किनके वजह से होता है पहले वो समझिए। मूवमेंट होता है प्राइस के वजह से। आप खुद भी एक पेन पेपर लेके बैठना, और जैसे जैसे आई एम ड्राइंग ना, तो वो आप भी ड्रॉ करते चलना, साथ साथ में बनाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है ड्यू टू प्राइस, मूवमेंट का कारण होता है प्राइस, चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब प्राइस दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। पहले हम लोग प्राइस को बढ़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो पी, लेट्स कॉल दिस P1, इसको Q1 बोल देते हैं। नाउ P1 से हम लोग लेके चलते हैं P2 पे। ठीक है, जैसे 30 रुपीज से मान लो 50 रुपीज हो गया। ठीक है, नंबर्स आई एम जस्ट यूजिंग फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो अभी आपका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है ना, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो आप देखो आपका डिमांड कितना हो जाएगा, आपका डिमांड घट के, देखो पहले 100 डिमांड कर रहे थे, अब आप मान लेते हैं 70 डिमांड कर रहे हो। ठीक है, नंबर्स जस्ट रैंडमली आई एम टेकिंग, ये हो जाएगा क्वांटिटी 2। तो प्राइस अगर बढ़ा तो आपका क्वांटिटी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, एंड यू गॉट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर, इसको बी बोल देते हैं। अब ए के कंपैरिजन में बी कौन से डायरेक्शन में है, आप देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ए के कंपैरिजन में बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर गए, आप पहले ए पे थे अब आप बी पे चले गए, और नीचे ये जो आपका क्वांटिटी घटा ना, इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, प्राइस जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से प्राइस घट भी तो सकता है। 30 रुपीज से हम 15 रुपीज पे भी तो आ सकते हैं, मे बी द प्राइस विल फॉल। इसको प्राइस 3 बोल देते हैं, P3। अब P3 देखो, दाम घटेगा तो कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छी बात। तो अब ये दाम को डिमांड कर्व में मिलाकर देखो कहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, तो हो सकता है क्वांटिटी 130 यूनिट्स का हो जाए। ठीक है, मे बी क्वांटिटी विल बी 130 यूनिट्स, कॉल दिस सी। सी बोल दो इसको, और नीचे वाले को Q3 बोल दो। ठीक है, नंबर्स बस समझाने के लिए। अच्छा, ए के कंपैरिजन में सी कहाँ है, ए के कंपैरिजन में सी जो है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट बट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब प्राइस कम होता है ना तो ग्राफ भी डाउनवर्ड चला आता है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, बिकॉज आप एक ही ग्राफ में इधर से उधर जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहे हो। और ये जो Q1 से आप Q3 पे आए, 100 यूनिट्स पहले था, अब 130 यूनिट्स है, तो डिमांड बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। वी कॉल दिस वाज व्हाट, एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये होता है मूवमेंट। ठीक है, आई होप आपने साथ साथ में ग्राफ बनाया होगा। ओके, अब मूवमेंट के बारे में कुछ बात हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ रीजन क्या होता है, चेंज इन प्राइस। ठीक है, कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो आपको ग्राफ में दिखाया मैंने। येलो वाला लाइन, येलो वाला जो एरो है, लुक एट दिस, येलो वाला जो एरो है अपवर्ड जा रहा है, एंड रेड वाला जो एरो है डाउनवर्ड जा रहा है। दो टाइप के, सॉरी,
दो टाइप के मूवमेंट्स है। अच्छा, अपवर्ड के टाइम में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड मूवमेंट के टाइम में होता है एक्सपेंशन, जो आई हैव शोड यू। नीचे में आप देखो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, डिमांड घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन बोलेंगे। अरे यार, हाँ। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता था प्राइसेस एक डायरेक्शन में जाएगा तो क्वांटिटी अनदर डायरेक्शन में जाएगा। इफ प्राइसेस इंक्रीज तो क्वांटिटी विल फॉल, ठीक है, एंड इफ प्राइसेस डिक्रीज देन क्वांटिटी विल राइज। इफ अदर फैक्टर्स आर नॉट चेंजिंग, तो आप देखो यहाँ पे अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और क्वांटिटी इनवर्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि नो न्यू कर्व इज फॉर्म। आप देखोगे यहाँ पे देर इज जस्ट वन डिमांड कर्व, ये जो है ना डी डी आई एम राइटिंग, ये जो लाइन आपको दिख रहा है व्हाइट लाइन, जो डिमांड का लाइन है जो डाउनवर्ड्स आ रहा है, देर इज जस्ट वन डिमांड कर्व, देर इज नो अदर कर्व ओवर हियर। ठीक है, तो कोई दूसरा कर्व है ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ओके, जो टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आप देखो यहाँ पे ब्लैक एंड येलो में लिखा हुआ है, वी यूज द टर्म चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, जब प्राइस के वजह से डिमांड में बदलाव आता है ना, वेन एवर देर इज चेंज ड्यू टू प्राइस, तो हम लोग बोलते हैं देर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग शिफ्ट समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट समझते हैं। अब शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में प्राइस छोड़ के कोई अदर फैक्टर में चेंज आएगा, देयर विल बी चेंज इन अदर फैक्टर्स। दाम नहीं बदलेगा, कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का दाम नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का दाम नहीं बदलेगा, कुछ और बदल जाएगा। तो पहले तो आप प्रोडक्ट का दाम यहाँ ले आओ, मतलब प्रोडक्ट का दाम है, मान लेते वही एग्जांपल 30 रुपीज, और क्वांटिटी है, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल 100 यूनिट्स। ठीक है, कॉल दिस P1, कॉल दिस Q1। ठीक है, तो ये आपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया A, राइट। अब क्या होगा, दाम नहीं बदलेगा, याद रखना, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स चेंज हो गए। तो लेट्स अज्यूम कि साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है और रिसर्च करके बताया है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से लोगों की जिंदगी बढ़ती है। मान लो साइंटिस्ट ने ऐसा रिसर्च करके बताया, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो पहले जो डिमांड हो रहा था ना, अब उससे ज्यादा डिमांड होगा, 150 kgs ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, ठीक है, पता नहीं 150 केजी कौन खाएगा, बट स्टिल 150 kgs या 150 क्वांटिटीज ऑफ एनी प्रोडक्ट, देयर इज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो गया? अपने आप बढ़ गया, अपने आप क्वांटिटी बढ़ गया विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर, साइंटिस्ट का रिसर्च आया, बोला कि ये प्रोडक्ट ज्यादा खाओगे तो आपको लाइफ लंबी होगी, लोगों को पता चल गया, लोग अपने आप ज्यादा, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, प्राइस अभी भी 30 रुपीज है, बट लोग खुद से खुद ज्यादा खरीदने लग गए। सो नाउ अगर आप इस प्राइस से इस क्वांटिटी को मैच कराते हो, तो प्राइस से अगर इस क्वांटिटी को मैच कराते हो, तो आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा जो है बी। अब बी जो है ग्राफ छोड़ के बाहर निकल गया है, बी हो गया है शिफ्ट। अभी ये बी मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट उसी ग्राफ में ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट शिफ्ट में क्या होता है ना, वो ग्राफ छोड़ के हम लोग बाहर निकल जाते हैं। एंड इस ग्राफ को ना D1 बोल दो, तो आप देखोगे यू विल गेट अ न्यू ग्राफ नाउ। बी जो है ना एक अलग, सॉरी, बी जो है ना एक अलग जगह पे निकल गया है। बी, एक सेकेंड, बी जो है वो D2, D2 पर आ गया है, और ए से बी अगर आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और नीचे में जो क्वांटिटी बढ़ा इसको बोलते हैं इंक्रीज, एक्सपेंशन नहीं, इंक्रीज। ठीक है, टर्म्स इंग्लिश में सुनने में एक ही जैसा टर्म लगेगा, एक्सपेंशन होना, इंक्रीज होना, इंग्लिश में एक ही जैसा लगेगा, बट हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में इंक्रीज एंड एक्सपेंशन में बहुत फर्क होता है। एक्सपेंशन वर्ड तब यूज करते हैं जब प्राइस के वजह से चेंज आता है, और इंक्रीज वर्ड तब यूज करते हैं जब अदर फैक्टर्स के वजह से चेंज आता है। ठीक है, बट अदर फैक्टर की वजह से घट भी तो सकता है डिमांड, ठीक है, कम भी तो हो सकता है। मान लो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और बोला कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, इसको कंज्यूम करने से हार्म होगा हेल्थ को, तो लोग अपने आप 100 से 50 यूनिट पे आ गए, लोग खुद से कम कर दिए। प्राइस अभी भी 30 है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट लोगों ने खुद से क्वांटिटी कम कर दिया। तो अब अगर आप उसी प्राइस से इस क्वांटिटी को मिलाते हो, उसी प्राइस से इस क्वांटिटी को, यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ओवर हियर, जिसको सी बोल रहे हैं हम लोग। सी कहाँ पे आ गया, एक और डिमांड कर्व पे आ गया। ठीक है, सी कहाँ पे आ गया, एक दूसरे डिमांड कर्व पे आ गया। ठीक है, इसको D3 बोल देते हैं।
ए टू सी कैसे आ रहे हैं हम लोग? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। और हमारा क्वांटिटी जो घट रहा है, Q3 पे हम लोग आ रहे हैं, ये जो क्वांटिटी घट रहा है इसको हम लोग डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिक्रीज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शिफ्टिंग के केस में देयर आर टू सेपरेट डिमांड कर्व जो फॉर्म हुए हैं। मूवमेंट में एक ही डिमांड कर्व था, उसी में ऊपर नीचे जा रहे थे, बट यहाँ पे उस डिमांड कर्व को लीव करके वी आर गोइंग टू अ न्यू डिमांड कर्व D2 एंड कभी कभी D3। वहां पे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन था, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, एग्जाम के लिए ये काफी है, इससे बाहर से कुछ आएगा नहीं। आपकी बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं, बट एग्जाम में डिफरेंसेस एंड ग्राफ छोड़कर कुछ आएगा नहीं। आई बी कमिंग अप विद अ क्वेश्चन बैंक वेरी सून। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लोगे ना, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, वो बुकलेट एक आएगा, तो व्हेन दैट क्वेश्चन बैंक विल कम, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर कैसे करना है। इट विल बी विद सॉल्यूशन, इट इज इन प्रिपरेशन स्टेज, 1-2 महीने लगेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ के रखो कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अगर आप इतने कर लेते हो तो आपके आईएससी एग्जाम्स के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 एंड फुल चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। आपको मेरा इको पढ़ाना कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे नोट्स आपको मिलेंगे। एंड वी विल मीट वेरी सून विद नेक्स्ट चैप्टर।